अच्छा जी, तो ऑब्जर्वेशन ये है कि सर ओवरऑल इम्प्रूवमेंट हो रही है, परफॉर्मेंस इम्प्रूव हो रही है, तो हम ये कह सकते हैं कि हम इसको अगर कंटिन्यू रखें तो देयर आर चांसेस कि ये हमें थोड़ा बेहतर रिजल्ट दे देगा। क्लियर हो गई ये बात? ये बात समझ में आ गई सबके? अच्छा जी, अब अगर आगे बात करें तो आपसे एक सवाल है। आप मुझे बता सकते हैं कि हमने टर्मिनेशन क्राइटेरिया की बात की थी। टर्मिनेशन क्राइटेरिया टर्मिनेशन क्राइटेरिया क्या था कि भाई आपके आंसर में इंप्रूवमेंट नहीं हो रही हो तो रुक जाएं, या आपके आंसर में एक सर्टेन आइट्रेशन अचीव हो जाए और आंसर ना आए। मैं आपसे सवाल ये पूछ रहा हूँ कि इसका आंसर क्या है, कि जिस पे अगर मुझे रुकना है तो मुझे आंसर पता होना चाहिए, तो इसका आंसर क्या है? सब लोग सोच के जवाब देंगे कि इसका पॉसिबल आंसर क्या है, कि ये आंसर है सर इसका, इस ये आ जाएगा तो मैं रुक जाऊंगा, अगर पहली आइट्रेशन में आ गया तब भी मैं रुक जाऊंगा। जी इसका आंसर क्या है? सोच के जवाब देंगे। इसका आंसर बताइए। कोई भी नहीं बता रहा? क्या आनी चाहिए कबीर? सवाल यही है ना कि मिनिमम नहीं बेटा, मैक्सिमम चाहिए यूसुफ, हमें तो मैक्सिमम नंबर चाहिए। तो मेरा सवाल ये है कि मैक्सिमम नंबर कितना आएगा तो मैं रुक जाऊं। अगर मेरी बात सुकून से सुन लेना, समझ लें, तो आप फौरन जवाब दे देंगे। मेरा सवाल ये है कि कॉम्बिनेशन का मैक्सिमम नंबर क्या आना चाहिए जिसमें मुझे रुक जाना चाहिए, वरना तो ये एल्गोरिथम चलता रहेगा। पहले बताइए, सवाल समझ में आ रहा है सबके? तो आप मुझे जवाब भी दे दें। बेटा सवाल ये है कि देखो तकी, आपने बोला ना सर ये आ रही है। जी मुजम्मिल ने बताया आंसर। आपने बोला 9 आ रहा है, 23 आ रहा है, ये आ रहा है, तो आंसर इसका 36 आ सकता है मैक्सिमम, क्योंकि इस सवाल में फॉर्मूला ऐसा है बेटा कि इस फॉर्मूले की आप कॉम्बिनेशन जब बनाएंगे तो मैक्सिमम जो कॉम्बिनेशन है वो आंसर देंगे कि अगर ये ग्रुप मुझे मैक्सिमम नंबर दे, तो मैक्सिमम नंबर कब दे? जब ये दोनों 9 9 हो जाए, और जो माइनस हो रही है चीज वो मिनिमम माइनस हो। तो ये 9 9 हो जाए, ये 0 0 हो जाए, तो ये 18 हो जाएगा, और 18 में से जब 0 माइनस होगा तो 18 रहेगा। इसको भी 9 9 कर दो और इसको 0 0 कर दो। क्या ये बात समझ में आई कि इस फॉर्मूले से मैक्सिमम नंबर कब मिलेगा? जब सब्ट्रैक्ट वाली चीज मिनिमम हो और ऐड होने वाली चीज मैक्सिमम हो। समझ में आ गई ये बात? अब अब हम अपने सवाल की तरफ दोबारा चलते हैं। सर ऑप्टिमम सॉल्यूशन तो इसका 36 है, ये रहा। मतलब अगर मैं ये कॉम्बिनेशन बना देता तो मुझे 36 मिल जाता, लेकिन सर जो हमने इनिशियल पॉपुलेशन ली थी उससे क्या ये पॉसिबल है या नहीं है? व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, कि क्या जो मैंने इनिशियल पॉपुलेशन ली थी, ये दिस वन, ये ये नीचे वाली, तो इससे क्या जितने भी क्रॉस ओवर लगा लूं, क्या ये चीज पॉसिबल है? तो इसका जवाब है नहीं। क्या आप मेरी बात से एग्री करते हैं? तो थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें कि क्यों एग्री करते हैं। मेरी बात यह है कि ये जो इनिशियल पॉपुलेशन हमने सपोज की है, इससे कभी भी 36 नहीं आ सकता क्रॉस ओवर यूज करके।
क्या आप मेरी बात को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकते हैं? नहीं शामिर, थोड़ा बेहतर आंसर हो सकता है इसका ना। मैंने आपसे कहा ना, इन दी एंड रिमार्क्स बड़े मैटर करते हैं। मेरा सवाल ये है कि जो इनिशियल पॉपुलेशन हमने ली थी, ये इनिशियल पॉपुलेशन जो हमने ली थी, ये जो इनिशियल पॉपुलेशन हमने ली है, क्या इससे कभी हमें 36 मिल सकता है? तो मेरा जवाब ये है कि नहीं मिल सकता। तो आप इस जवाब को एक्सप्लेन कर सकते हैं कि सर इस वजह से नहीं मिल सकता? बड़ा बेहतर आंसर हो सकता है इसका ना। थर्टी सिक्स के लिए मोस्टली 9 चाहिए बिल्कुल, और 9 हमें मिल नहीं सकती। तो इसका जवाब ये है, हाँ बेटा इसका जवाब देखें, ये परमुटेशन नहीं है, इसका जवाब ये है, नहीं फहम, मैं बता रहा हूँ। इसका जवाब ये है कि सर देखिए, जो हमने इनिशियल पॉपुलेशन ली है उसमें 9 बहुत कम आ रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात सर, हमें 4 9 चाहिए, तो देखिए 9 तो बहुत कम है। इसके अलावा जब हम क्रॉस ओवर लगाते हैं, तो क्रॉस ओवर लगाते हुए हमारे पास कोई नई वैल्यू नहीं आती, वैल्यूज आगे पीछे हो जाती हैं। इसकी इसमें चली जाती है, इसकी इसमें आ जाती है, इसकी उधर चली आएगी, इसकी इधर चली आएगी। समझ रहे हैं आपकी बात? तो हमारे पास वो जो एग्जैक्टली 9900 वो पता नहीं कितनी आइट्रेशन के बाद जाके मिलेगा, क्योंकि क्रॉस ओवर में हम सिस्टम में कुछ नया शामिल नहीं कर सकते। सिस्टम में वही वैल्यूज अपने आप को इधर उधर लेके जा रही होती हैं। लेकिन अगर मैं इसमें म्यूटेशन लगाऊं इस प्रॉब्लम में, तो म्यूटेशन से क्या होता है, म्यूटेशन से वैल्यू स्वैप भी हो सकती है, अपडेट भी हो सकती है। स्वैप तो हो सकती है, अपडेट कैसे हो सकती है? अब बिट फिलिप लगा दे, तो बिट फिलिप जब लगाऊंगा तो वैल्यू चेंज हो जाएगी, नहीं हो जाएगी? मैं कंडीशन क्या लगा सकता हूं कि भाई आप इन सबको बाइनरी में लिख दें, आप इन सबको बाइनरी में लिख दें, और बाइनरी में लिखने के बाद आप क्या करें, अगर बिट फिलिप करने के बाद नंबर 9 से बड़ा हो रहा है तो उसको 9 पर रोक दें। मतलब क्या है, फर्ज करें मैं इस पर बिट फिलिप लगाऊं, सिर्फ एक एक पे बता रहा हूं मैं आपको, ये देखें, मैंने कहा ये 0110, ये 6 है, बाकी भी लिखे हुए होंगे, 5 भी लिखा हुआ होगा, 4 भी लिखा हुआ होगा, ये सब लिखे हुए होंगे। अब मैं इसको जब बिट फिलिप करूं, तो ये मैं इसको बिट को फिलिप करता हूं, देखें, तो ये नंबर बन गया मेरा 14। तो अगर कंडीशन क्या लगा दूं बिट फिलिप में कि अगर नंबर 14 से बड़ा हो जाए तो उसको 9 पे कैप कर दो, क्योंकि मुझे बोला गया है कि जी की वैल्यू 9 से बड़ी नहीं हो सकती। ये बात सही है गलत है? तो बिट फिलिप म्यूटेशन के जरिए तो शायद मैं अपने आंसर को अचीव कर लूं, लेकिन क्रॉस ओवर से मुझे अपना आंसर काफी टाइम बाद गारंटी भी नहीं मिलेगा। क्लियर हो रही है बात? तो ये एक कॉन्सेप्ट है, तो उम्मीद करता हूं कि कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। जाहिर सी बात है आंसर तो नहीं आएगा कभी भी। ये देखें, सवाल ये है, इज म्यूटेशन नेसेसरी? तो देयर आर प्रॉब्लम्स कि जिनके अंदर म्यूटेशन नेसेसरी होती है। ये जरूरी नहीं है कि हर प्रॉब्लम में आप म्यूटेशन लगाएं, लेकिन देयर आर सम प्रॉब्लम्स कि जिनके अंदर म्यूटेशन लगाना बड़ा जरूरी है। तो अगेन बात वहीं आ जाती है जहां से शुरू की थी। बात शुरू की थी यहाँ से कि हमारी प्रॉब्लम देखते हुए हमें डिसाइड करना है कि म्यूटेशन लगाना है, क्रॉसओवर लगाना है, क्या लगाना है, क्या नहीं लगाना। तो उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक सब समझ में आ गया होगा। मिड टर्म के हवाले से बात यह है कि जेनेटिक एल्गोरिथम से पहले तक का शामिल है। सही है? मिड टर्म के हवाले से बात यह है कि जेनेटिक एल्गोरिथम से पहले तक का शामिल है। तो अगर हम थोड़ा सा रिवाइज कर लें अपनी बात, तो हमने सबसे पहले पढ़ा चैप्टर 1, जिसमें इंट्रोडक्शन था, डेफिनेशन थी, बैकग्राउंड था, एप्लीकेशन थी। फिर चैप्टर 2 में हमने पढ़ा एजेंट्स क्या होते हैं। एजेंट्स में हमने पढ़ा रैशनल एजेंट्स क्या होते हैं, ओमनीसेंट्स क्या होते हैं, ऑटोनोमस क्या होते हैं, परफॉर्मेंस मेजर क्या होता है, पीस जो होता है, परफॉर्मेंस मेजर, एनवायरनमेंट, एक्चुएटर, सेंसर। फिर हमने पढ़ा एनवायरनमेंट्स की कितनी टाइप्स होती हैं। फिर हमने पढ़ा मॉडल्स की कितनी टाइप्स होती हैं। ठीक है, सिंपल रिफ्लेक्स होता है, मॉडल बेस होता है, गोल बेस होता है,
यूटिलिटी होता है। फिर हम चैप्टर 3 पे आए और चैप्टर 3 पे हमने ये पढ़ा कि प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन क्या होती है, गोल फॉर्मुलेशन क्या होती है, और हमने स्टेट स्पेस के बारे में पढ़ा जिसमें आपको असाइनमेंट भी दिया गया था। फिर चैप्टर 3 में हमने एल्गोरिथम स्टार्ट किए कि हमें पता था वेल डिफाइंड प्रॉब्लम होगी तो ही एल्गोरिथम पढ़ सकते हैं। तो वेल डिफाइंड प्रॉब्लम के लिए हमारे पास दो तरह, हमने सारा काम किया। फिर हमारे पास दो तरह के एल्गोरिथम थे। पहली कैटेगरी थी अनइन्फॉर्म सर्च, दूसरी कैटेगरी थी इन्फॉर्म सर्च। अनइन्फॉर्म सर्च में हमारे पास ब्रेथ फर्स्ट सर्च था, यूनिफॉर्म कॉस्ट सर्च था, डेप्थ फर्स्ट सर्च था, डेप्थ लिमिटेड था, डेप्थ आइटरेटिव डीपिंग था। ये 5 थे। फिर इन्फॉर्म सर्च में आए तो वहां हमने ग्रीडी पढ़ा। हमें पता है कि इन्फॉर्म सर्च के लिए हमें ह्यूरिस्टिक की जरूरत होती है, तो ह्यूरिस्टिक सर्च पढ़ा। ह्यूरिस्टिक क्या होता है, फिर हमने ग्रीडी पढ़ा और फिर हमने ए स्टार पढ़ा। ए स्टार एडमिसिबल होता है या नहीं होता है, इसकी पूरी कंडीशन वगैरह पढ़ी। और फिर चैप्टर 4 पे आ गए। चैप्टर 4 में हमने आगे पढ़ा कि देयर आर सम प्रॉब्लम्स कि जिसके अंदर हमारे लिए पाथ इंपॉर्टेंट नहीं होता, फाइनल कॉन्फ़िगरेशन इंपॉर्टेंट होती है। तो जो फाइनल कॉन्फ़िगरेशन होती है वो इंपॉर्टेंट होती है। फिर हमने लोकल सर्च पढ़े और लोकल सर्च में हमने पढ़ा हिल क्लाइंबिंग। हिल क्लाइंबिंग के अंदर हमने उसके मेथड, उसका तरीका पढ़ा, उसके बाद उसके इश्यूज पढ़े और उन इश्यूज को रिजॉल्व करने के तरीके पढ़े। जिसमें हमने पढ़ा कि स्टोकास्टिक हिल क्लाइंबिंग क्या होता है, फर्स्ट चॉइस हिल क्लाइंबिंग क्या होता है, रैंडम रीसेटिंग क्या होता है, और हमने सिमुलेटेड एनीलिंग पढ़ा। ये 4 एडवांसमेंट थी जो हिल क्लाइंबिंग में हो सकती है। और फिर हमने बीम सर्च पढ़ा। ये 4-5 पढ़ लिए। उसके बाद हम आ जाते हैं खत्म, मतलब खत्म हो गया। उसके बाद हमने ये जेनेटिक एल्गोरिथम पढ़ा। तो ये आपका पूरा जो भी था सिलेबस ये शामिल है। आपको पता है कि प्रॉब्लम्स में पेपर के हवाले से बात करें, बेटा ये टॉपिक्स बताएं, मैंने ये थोड़ी बोला है कि पेपर में सब आएगा। अब आप अगर गैस पेपर से करना चाहते हैं तो गैस पेपर से कर लें, ऐसा तो हो नहीं सकता। पेपर में ना मैंने आपसे हमेशा ये बात कही है कि आपके कॉन्सेप्ट को ज्यादा चेक किया जा रहा होता है। तो आप ये सोचें कि अगर कोई ट्री होगी भी तो उसमें 2 आइट्रेशन बोल दी जाएंगी, 3 बोल दी जाएंगी, इससे ज्यादा थोड़ी बोला जाएगा। समझ रहे ना आप ये बात? आपको मैंने बिल्कुल सिनेरियो गिवन होगा। मैंने आपको 8 टेल पजल प्रॉब्लम करवाया था। तो 8 टेल पजल प्रॉब्लम में आपसे कहा था 3 आइट्रेशन, कितनी आइट्रेशन के बाद रुक जाएंगे आप क्विज के अंदर, कि इतनी आइट्रेशन के बाद आपका आंसर। देखिए 7 वो क्विज था और प्रॉब्लम बहुत आसान थी, तो 7 के बाद बोल दिया था आपको। लेकिन हम पेपर के हवाले से बात करें तो उसको और कम कर देते हैं हम। लेकिन 8 टेल नहीं होगा, कुछ और होगा। तो प्रॉब्लम पढ़ के समझना आपकी जिम्मेदारी होगी। प्रॉब्लम इतनी क्लियरली गिवन होगी कि आप समझ जाएंगे। तो बस यही इस पेपर का ना टारगेट होता है। आपको कुछ सिनेरियो दे दिया जाएगा, बोला जाएगा कि इस पे आप ये वाला एल्गोरिथम लगा दें और इतनी आइट्रेशन के बाद रुक जाइएगा, या आपको ट्री इतनी बड़ी दी जाएगी कि मैक्सिमम आइट्रेशन ही 3-4 हो। तो ये तमाम चीजें होंगी। तो पेपर अगर आपने पढ़ा है तो आपको प्रॉब्लम समझ में आती है तो कोई मसला नहीं है। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है अगर आपने क्लासेस ली हैं और आपने पेपर किया, समझ में आया आपको चीजें। अगर आपने क्लासेस ही पंक्चुअल नहीं ली या आपको समझ में ही नहीं आई ये चीजें तो फिर तो आपके लिए मसला है। लेकिन अगर आपने क्लासेस ली हैं प्रॉपर तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। और आखिरी बात जो कि बतानी नहीं चाहिए लेकिन फिर बता रहा हूं कि अगर पेपर सेम हुआ और गलत भी हुआ, आप अपनी एफर्ट्स करें, आपको उस एफर्ट्स के मार्क्स मिलेंगे। कल भी मैंने क्लास में ये बात बोली है, गलत भी करेंगे ना लेकिन कोशिश करेंगे तो मार्क्स मिलेंगे। लेकिन अगर आपने गलत किया और किसी और से कॉपी कर लिया, पेपर तो ऐसा होगा कि हर बच्चे का अलग होगा, क्योंकि कुछ ना कुछ मैं इस तरह से करूंगा कि पेपर अलग हो जाएगा। तो ये वाली चीज तो अपने दिमाग से निकाल लेंगे, किसी से पूछ लूंगा, पूछ भी सकते हैं आप, पूछ भी सकते हैं। लेकिन अगर गलती हो गई और दोनों का सेम हुआ तो मुझे नहीं पता किसने किसको चीटिंग करवाई है, मेरे पास एक ऑप्शन मौजूद है 0 का। तो काइंडली इस चीज का ख्याल कीजिएगा। मुझे बड़ा अफसोस होता है किसी के मार्क्स कम आए, लेकिन मुझसे ज्यादा आपको अफसोस होना चाहिए आपके मार्क्स कम आएंगे। तो हमें अच्छा नहीं लगता कि कोई स्टूडेंट इस वजह से पीछे रह जाए। तो एफर्ट्स हुई है क्लास में, आपने पढ़ा है, टाइम लगाया आपने, तो आपको सब चीजें आनी चाहिए। इंशाल्लाह सब कुछ अच्छा हो जाएगा। गुड लक। मैं अब अटेंडेंस ले रहा हूँ।